हम लोग मुगल काल का प्रशासन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुगल काल का प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल काल का सबसे इम्पोर्टेंट है मनसबदारी व्यवस्था, है ना। मनसबदारी व्यवस्था, मनसब जो है, मनसबदारी जो शब्द है वो मनसब से बना है। मनसबदारी शब्द किससे बना है? मनसब से बना है। मनसब जो है एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है, पोस्ट। यह एक फारसी शब्द है। बाबर जब आया तो उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को वजहदार कहा। बाबर ने अपने प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा? वजहदार कहा गया। लेकिन जब अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था, तो अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया वह जो है मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इसको चंगेज खान शुरू किया था। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित जो थी, इसको चंगेज खान ने शुरू किया था। उसी चंगेज खान के दशमलव पद्धति के जो प्रशासन है उसको अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जो है एक तरह से मॉडरेट किया, कह सकते हैं। अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। शासन के 11वें वर्ष में जो है मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। शासन के 11वें वर्ष, शासन के 11वें वर्ष का अर्थ हो गया 1567 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया। इसमें जात और मनसबदार नामक दो जो है व्यवस्था होती थी, और उस दोनों व्यवस्था को जो है ये मतलब मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता था। मतलब मनसबदार में जात और सवार दोनों साथ साथ जुड़े होते थे। जात जहां, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, मनसबदार बराबर क्या है? जात बट्टा सवार, जात बट्टा सवार। ठीक, तो अगर मान लिए किसी का जात है, जात का अर्थ क्या हुआ कि मनसबदार का दर्जा। जात का अर्थ क्या हुआ? दर्जा। मतलब अगर कोई मनसबदार का जात समान है तो वह एक दर्जा में बैठेगा, और यह वेतन का भी सूचक होता था। दर्जा और वेतन का सूचक होता था। मतलब 10,000 जात है तो 10,000 जात का जो मनसबदार सब है सभी एक ही साथ बैठेगा, उसका वेतन भी एक ही होगा 10,000 जात का। तो जात से हम क्या पता करते हैं? दर्जा, स्टेटस और वेतन, पे। और सवार से क्या पता चलता है? तो उसके पास कितना सेना की क्षमता है, सेना की संख्या है। सेना की संख्या का अर्थ घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना कितनी है, यही है जात और सवार। मतलब एक जात से, मनसबदार से का जात रैंक ये बताता है कि उसके पास उसका दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है अधिकारियों के बीच में, मुगल अधिकारियों के बीच में उसका स्टेटस क्या है, उसका वेतन क्या है। वहीं सवार जो है बताता है कि उसको इतना जो है संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना आवश्यक है। जात और सवार के आधार पर जो है मनसबदार के 3 श्रेणियां हैं। मनसबदार का 3 श्रेणी है। पहला श्रेणी है जात और सवार जो है, मतलब घुड़सवार की संख्या और उसका जात बराबर है तो यह पहली श्रेणी का मनसबदार है। अगर मनसबदार का सवार रैंक और जात रैंक दोनों बराबर है तो वह पहली श्रेणी का मनसबदार है। दूसरी श्रेणी का मनसबदार है कि सवार जो रैंक है और जो जात रैंक है वह जात रैंक आधा से ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा है, लेकिन सवार से ज़्यादा नहीं है, सवार की संख्या से ज़्यादा नहीं है, तो ये दूसरा रैंक का है। और तीसरा है कि जात आधा या आधा से कम हो। जात मतलब सवार की संख्या हो वो आधा से कम हो जात की। तो ये 3 प्रकार के मनसबदार होते थे। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। सवार पहली श्रेणी के मनसबदार वे थे जिनमें सवार संख्या और जात संख्या बराबर होती थी। वहीं दूसरी श्रेणी के मनसबदार वे होते थे जिसमें सवार संख्या आधा से ज़्यादा, लेकिन जात जो है वह सवार से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक। और तीसरा में है कि आधा से कम होना चाहिए। अबुल फजल कहता है कि अपने आईने अकबरी किताब में
कि 66 प्रकार के मनसबदार होते थे, लेकिन व्यवहार में 33 मनसबदार प्रकार ही जो है प्रचलन में थे। व्यवहार में 33 मनसबदार ही प्रचलन थे। मनसबदारों के पद नाम से 3 प्रकार के मनसबदार हमें दिखाई पड़ते हैं। मनसबदारों के पद नाम से हमें 3 प्रकार का मनसबदार दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर मनसबदार के पास 10 से ज़्यादा और 500 से के बीच का अगर कोई मनसबदार है, 10 से मतलब 10 से लेके 500 के बीच का है, तो उसको मनसबदार कहा जाएगा, मनसबदार कहा जाएगा। लेकिन 500 से ज़्यादा और 2500 से कम है तो उसको अमीर कहा जाएगा। और 2500 से ज़्यादा है और 2500 से ज़्यादा है, इसको ऐसे समझिए, 10 जात से ज़्यादा और 500 जात के बीच में है तो उसको मनसबदार कहा जाएगा। 500 जात से ज़्यादा और 2500 जात से कम है तो उसको अमीर कहा जाएगा, ठीक। और 2500 जात तथा उससे ऊपर है तो उसको अमीर ए उम्दा कहा जाएगा, अमीर ए उम्दा कहा जाएगा। व्यवहार में 5000 से ऊपर का जात नहीं होता था, लेकिन राजवंश जो 5000 का जात होता था वो राजवंश के लोगों को ही दिया जाता था या शहजादा को दिया जाता था। जैसे अकबर के समय 7000 जात दिया गया है, तो किसको दिया गया है? तो मानसिंह को दिया गया है और मिर्जा अजीज कोका को दिया गया है। तो ये जो है 7000 का जात इन लोगों को दिया गया है। जहांगीर और शाहजहां के समय में भी 8000 से जात ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाता था और 40000 जात जो है अपने राजवंश के लोगों को या शहजादा को। जैसे शाहजहां ने 40000 का मनसब जो है अपने पुत्र दारा शिकोह को दिया था, उसको बढ़ा के 60000 कर दिया था। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50000 से बेसिकली ऊपर का जात किसी को नहीं दिया जाता था। इन मनसबदारों का जो वेतन होता था वो नगद भी दिया जाता था और राजस्व में दिया जाता था। इन मनसबदारों का वेतन कैसे दिया जाता था? तो नगद भी दिया जाता था और राजस्व पर दिया जाता था। जागीर के रूप वेतन जो है नगद मिलता था और जागीर के रूप में मिलता था। मतलब अगर आप वेतन कैश भी ले सकते हैं और जागीर भी ले सकते हैं या दोनों मिला के भी मिल सकता है। तो जागीर से जहाँ था मिलता था तो वहाँ से सिर्फ आपको उस भूमि से राजस्व प्राप्ति करना है। वहाँ से क्या मिलेगा? राजस्व प्राप्ति का अधिकार। आपको भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। मनसबदार को वहाँ की भूमि पर अधिकार नहीं है, सिर्फ वहाँ से राजस्व वसूल सकता है। जहांगीर ने क्या किया कि बिना जात पद बढ़ाए सवार की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया। मनसबदार को अधिक सेना रखने के लिए विवश किया। जहांगीर ने बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखने के लिए विवश किया। और उसने क्या किया? इक अस्पा का अर्थ है कि जितना घुड़सवार रखना है, अगर एक जात है तो एक घोड़ा रखना जरूरी है, अगर बढ़ाया गया इक अस्पा। वहीं दो अस्पा में था कि 2 गुना आपको जात की, मतलब जात अगर 2000 है तो आपको 4000 घुड़सवार रखना होगा। अगर सी अस्पा हो गया तो आपको 3 गुना रखना होगा। मान लीजिए जात 4000 है तो आपको 12000 सी अस्पा में आपको जो है घोड़ा रखना होगा, घुड़सवार रखना होगा। यही कहने का इसका अर्थ है। इक अस्पा, 2 अस्पा, सी अस्पा जहांगीर ने शुरू किया था। इक अस्पा में है कि बिना जात पद को बढ़ाए घुड़सवारों की संख्या में 1 गुना वृद्धि। 2 अस्पा में है कि बिना जात पद बढ़ाए घुड़सवारों की संख्या में 2 गुना वृद्धि। और वही सी अस्पा का अर्थ है कि बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों के घुड़सवारों की सेना में 3 गुना वृद्धि। ये जहांगीर ने इसको शुरू किया था। उसके बाद जागीर जो था, अब ये तो मनसबदारी व्यवस्था होगी। अब जागीरदारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि वेतन मनसबदार को जागीर के रूप में मिलता था। वेतन जागीर के रूप में मिलता था और नगद भी मिलता था। तो जागीर के रूप में मिलता था तो भू राजस्व यहाँ से आप ले सकते हैं। भू राजस्व या राजस्व यहाँ पर से आवंटित किया जाता था, आप ले सकते थे जागीर से। जागीर को जागीर भी कहा जाता था और ट्यूल भी कहा जाता था। जागीर को जागीर भी कहा जाता था और ट्यूल भी कहा जाता था। और जागीर का जो भू राजस्व जो वसूलता था उसको जागीरदार कहा जाता था या ट्यूलदार कहा जाता था। जो जागीर का जो जिसको मिलता था, जिसको
वेतन के रूप में जागीर दिया जाता था, उसको जागीरदार कहा जाता था या ट्यूलदार कहा जाता था। वहाँ से वह भूमि संबंधी कर और भी जो है कर वह वसूल सकता था, और जागीर को हस्तांतरित भी कर सकता था। जागीर को वह हस्तांतरित भी कर सकता था, लेकिन वतन जागीर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। वतन जागीर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो है अन्य प्रकार की जो जागीर को हस्तांतरित किया जा सकता था, मतलब दूसरे को दिया जा सकता था। जागीर से जो मतलब अगर मान ली किसी को जागीर दिया जाता था, तो मान लीजिए जागीर से राजस्व जो है, मान लिए एक अनुमान कहा गया कि जैसे कोई मनसबदार है, अब उसको जागीर दिया गया कि यहाँ से आपको 40,000 का यहाँ से राजस्व मिल जाएगा, सपोज दैट। तो यह अनुमानित आय हुआ 40,000। तो जो अनुमानित आय है उस जागीर से मिले, उसको जमा या जमादामी कहा जाता है, जमादामी कहा जाता था। अब तो 40,000 है कि अनुमानित है कि यहाँ से मिलेगा, मान लिया 30,000 मिला वहाँ से उस जागीर से, तो वास्तविक आय तो 30,000 हुआ, तो उसको कहा गया हासिल दामी। उसको क्या कहा गया? हासिल दामी या हाल हासिल। जमा दामी हुआ जो कि हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से राजस्व इस जागीर से इतना मिल जाएगा, लेकिन जब हम वसूलने के लिए गए वास्तविक रूप में, तो हमको जो है उसे जितना मिला उसको हासिल कहते हैं, क्योंकि इसको जमादामी और हासिल दामी यही है। परीक्षा में पूछ लेता है। जागीर जो है कई प्रकार के होते थे, जागीर जो है वह कई प्रकार के होते थे। जागीर में जैसे अलतमगा जागीर होता था, अलतमगा जागीर हुआ, इनाम जागीर हुआ। इनाम जागीर जो है पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जागीरदार को यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। वतन जागीर का हमने कुछ चर्चा पहले किया था, लेकिन वतन जागीर का ट्रांसफर नहीं हो सकता था, हस्तांतरणीय नहीं था। मशरूत जागीर जो है कुछ शर्त पर दिया जाता था, फिर उसको वापस ले लिया जाता था। और तनख्वाह जागीर, तो ये सब जागीर के प्रकार हैं। एक शब्द मिलता है महाल ए पैवाकी। महाल ए पैवाकी, देखिए महाल ए पैवाकी ऐसी भूमि होती थी, मान ली कोई मनसबदार है, अब वो मर गया, तो मर गया तो अब उसका भूमि जो है या तो उसके बेटा को दीजिएगा, अगर मान ली बेटा को भी नहीं देना है, किसी दूसरे को देना है वह ज़मीन, है ना, तो उससे चाहे कोई मनसबदार को दंड स्वरूप उसका जागीर छीन लिया जाता है। तो ये सब जागीरदार जो छीन कर रखा जाता है, और इसको क्यों रखा जाता है? आवंटन के लिए रखा जाता है कि दूसरे आदमी को, दूसरे मनसबदार को हम जो है उसको आवंटित कर दें। तो आवंटन के लिए जो रखी गई जागीर होती है उसी को महाल ए पैवाकी कहते हैं। आवंटन के लिए, नए मनसबदार को आवंटन के लिए जो भूमि रखी जाती है उसको महाल ए पैवाकी कहते हैं। शाहजहां ने क्या किया? राजस्व में ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर दिया था। राजस्व में ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो शाहजहां ने शुरू किया था। देखिए जमींदार जो है वो मूलतः जो जमींदार ही जो है भू राजस्व वसूलते थे, और उनको 10% से लेके 25% जो वहाँ से लगान मिलता था राजस्व का, उनको हिस्सा मिल जाता था जमींदार को। जमींदार को देशमुख भी कहा जाता था, पाटिल भी कहा जाता था, नायक भी कहा जाता था। तो ये जमींदार के बारे में हुआ। और कानूनगो हुए या चौधरी हुए, ये सब भी जो है भू राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। तो ये है मुगल प्रशासन के बारे में, हमने आपको मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, और भी हम इन चर्चाओं के साथ थोड़ा सा मुगल प्रशासन पर डेप्थ में बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।